हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अ कंसर्न में सेल गुड्स ऑन कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। तो कोई भी फर्म है कंसर्न है, या तो वो गुड्स अपनी कैश बेसिस पे बेचती हैं या फिर क्रेडिट बेसिस पर बेचती हैं। क्रेडिट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो क्रेडिट जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में, आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैन बी इंक्रीज बाय फॉलोइंग ए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो सेल्स का जो वॉल्यूम है हम उसे किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमारी फर्म फॉलो करती है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी। तो उससे हमारी जो सेल्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो सकता है। But the effect of a liberal credit policy may result in tying up substantial funds of a firm in the form of trade debtors or receivables, that is debtors plus receivables. तो अगर हम लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं अपनी बिजनेस में, अपनी फर्म में, कंसर्न में, मीन्स हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है क्रेडिट बेसिस पे दे रही हैं, तो इससे क्या हो सकता है, इसका अफेक्ट क्या होगा कि जो हमारा पैसा है, जो हमें पैसा मिलने वाला था, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा टाइंग अप हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारा जो पैसा है वो फंस जाएगा किसके रूप में, ट्रेड डेटर्स के रूप में, जिनको हम सामान बेच रहे हैं। वो जो पैसा देंगे तब देंगे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए जो हमारा पैसा है वो फंस जाता है, टाइंग अप हो जाता है, कि बंध जाता है, कि ना ही वो पैसा हमारे हाथ में है, आएगा वो पैसा, लेकिन कब आएगा ये आपको नहीं पता। इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड डेटर्स और रिसीवेबल्स, दैट इज डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। Trade debtors are expected to be converted into cash within a short period and are included in current assets। तो जो हमारे ट्रेड डेटर्स होते हैं, हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत ही जल्दी कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम इसे अपने करंट एसेट्स में शामिल कर लेंगे। Hence, liquidity position of a concern to pay its short-term obligations in time, depending upon the quality of its trade debtors। तो इस तरह से अगर हम हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंसर्न की, किस तरह से कि जो भी हमारे छोटे छोटे ऑब्लिगेशंस होंगे, छोटी छोटी पेमेंट्स होगी, वो डिपेंड करती है हमारे ट्रेड डेटर्स के ऊपर, कि अगर हमारे जो ट्रेड डेटर्स हैं हमें टाइम पे हमारा पैसा वापस कर देंगे, तो उन्हीं पैसों में से हम जो हमारी छोटी मोटी पेमेंट्स होती हैं बिजनेस में, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं, हम भी उन पेमेंट्स को टाइम पर वापस कर सकते हैं। टू काइंड्स ऑफ रेशियोज कैन बी कंप्यूटेड टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ डेटर्स। तो यहाँ पे हम दो तरह की रेशियोज कैलकुलेट करते हैं टू एवेल्यूएट द क्वालिटी ऑफ डेटर्स। तो पहले है ए, डेटर्स और रिसीवेबल टर्नओवर और डेटर्स वेलोसिटी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इंडिकेट द वेलोसिटी ऑफ डेट कलेक्शन ऑफ फर्म। तो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या इंडिकेट करती है कि जो भी हमारे डेट्स हैं, जो भी हमारे कस्टमर्स के पास हमारा पैसा है, उसे हम किस स्पीड से कलेक्ट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स एवरेज डेटर्स और रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर ड्यूरिंग ए ईयर। तो ये इंडिकेट करता है कि साल में कितनी टाइम हम जो हमारे डेटर्स हैं वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका फार्मूला है डेटर्स इन ब्रैकेट्स रिसीवेबल्स टर्नओवर और वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब डेटर्स टर्नओवर रेशियो हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इसमें हम सिर्फ नेट क्रेडिट एनुअल सेल्स को ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम नेट क्रेडिट एनुअल सेल्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे डेटर्स जनरेट करते हैं, जब हम सामान क्रेडिट बेसिस पे बेचते हैं तब हमारे डेटर्स जनरेट होते हैं, इसलिए हम नेट क्रेडिट एनुअल सेल्स को यहाँ पे लेंगे अपॉन एवरेज ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स। हमारा जो है आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड डेटर्स हमारे क्या क्या हैं, इसमें इज इक्वल टू सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल्स। तो ये दो चीज़ों को मिला के हमारे जो है ट्रेड डेटर्स बन जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज ट्रेड डेटर्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज ट्रेड डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड डेटर्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स अपॉन 2 नोट। तो यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा है, डेटर्स शुड ऑलवेज बी टेकन एट ग्रोस वैल्यू। तो जब भी हम अपने डेटर्स को लेंगे यहाँ पे तो ग्रोस वैल्यू पे लेंगे। नो प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स बी डिडक्टेड फ्रॉम देम। कोई भी अगर प्रोविज़न होगा फॉर बैड एंड
डाउटफुल डेट्स का, तो उससे हम यहाँ पर डिडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ हम जो लेंगे डेटर्स एट ग्रॉस वैल्यू लेंगे. But when the information about opening and closing balance of trade debtors and credit sales is not available, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ट्रेड डेटर्स का और क्रेडिट सेल का नहीं दिया होगा, then the debtor turnover ratio can be calculated by dividing the total sales by the balance of debtors inclusive of bills receivable given. लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें मान लीजिए कि हमें ओपनिंग ट्रेड डेटर्स और क्लोजिंग ट्रेड डेटर्स नहीं दिए गए, तो जो भी हमारे पास डेटर्स होंगे हम सिर्फ उनको नीचे रख देंगे. और क्वेश्चन में मान लीजिए हमें क्रेडिट सेल्स की वैल्यू नहीं दी गई, तो जो भी सेल्स होगी उसे हम टोटल सेल्स लिख देंगे और डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट कर लेंगे. डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटर्स टर्नओवर और वेलोसिटी. डेटर्स वेलोसिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स दैट डेटर्स आर टर्न्ड ओवर ड्यूरिंग अ ईयर. तो डेटर वेलोसिटी जो है इंडिकेट करती है नंबर ऑफ टाइम्स, एक पर्टिकुलर ईयर में कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारे डेटर्स हैं वो टर्न्ड हुए हैं कैश में. Generally, the higher the value of debtors turnover, the more efficient is the management of debtors और सेल्स और मोर लिक्विड आर द डेटर्स. जनरली अगर हमारी डेटर टर्नओवर रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम इसे मानते हैं कि जो हमारी जो डेट मैनेजमेंट है हमारी डेटर्स की मोर एफिशिएंट है. डेटर्स का हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और हमारे जो डेटर्स हैं या वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा लिक्विड हैं. Similarly, low debtor turnover implies inefficient management of debtors or sales और and less liquid debtors. अगर हमारी debtor turnover रेशो काफ़ी ज़्यादा कम आती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हम डेटर्स को मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो काफ़ी इनएफिशिएंट वे से कर रहे हैं, और या सेल्स को हम काफ़ी इनएफिशिएंट वे से हैंडल कर रहे हैं, और जो हमारे लिक्विड डेटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं. But a precaution is needed while interpreting a very high debtor turnover ratio, because a very high ratio may imply a firm's inability due to lack of resources to sell on credit, thereby losing sales and profit. तो जब भी हम डेटा टर्नओवर रेशो को इंटरप्रेट करते हैं तो काफ़ी प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ते हैं कि हम इसे राइट वे में इंटरप्रेट करें. There is no rule of thumb which may be used as a norm to interpret the ratio, as it may be different from firm to firm. तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नॉर्म नहीं है कि हम इस डाटा टर्नओवर रेशो को अच्छे से इंटरप्रेट करें. इसके जो नॉर्म्स हैं वो फर्म टू फर्म डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग हैं. This ratio should be compared with ratios of other firms doing similar business, and a trend may also be found to make a better interpretation of the ratio. तो जो हमारी डाटा टर्नओवर रेशो है इस रेशो को हमें कंपेयर करना चाहिए अदर फर्म्स के साथ जो कि सेम बिजनेस करती है, और एक ट्रेंड हमें फाउंड करना चाहिए जिससे कि हम इस रेशो को और अच्छे से बेटर इंटरप्रेट कर सकें. नेक्स्ट है बी एवरेज कलेक्शन पीरियड रेशो. The average collection period represents the average number of days for which the firm has to wait before its receivables are converted into cash. तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज़ हमें लगे फर्म को वेट करने के लिए कि जो उनके रिसीवेबल्स थे वो कैश में कन्वर्ट हो सकें. फर्म को कितना लंबा वेट करना पड़ा अब उनके जो रिसीवेबल्स है उसको कन्वर्ट करने के लिए कैश में. तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके नंबर ऑफ डेज. द रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू फार्मूला है एवरेज ट्रेड डेटर्स इन ब्रैकेट्स डेटर्स प्लस BR बिल्स रिसीवेबल्स ब्रैकेट क्लोज अपॉन सेल्स पर डे. तो ये इसका फार्मूला है एवरेज कलेक्शन पीरियड का. सेकंड है सेल्स पर डे. अब क्वेश्चन आता है कि एवरेज ट्रेड डेटर्स हमें मिल जाते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हमारे एवरेज ट्रेड डेटर्स आ जाते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि आप सेल्स पर डे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. तो इसका फार्मूला है सेकंड सेल्स पर डे इज इक्वल टू
नेट सेल्स अपॉन नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो जो भी आपकी नेट सेल्स होगी डिवाइड करेंगे उसे नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। और एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज ट्रेड डेटर्स अपॉन नेट सेल्स अपॉन नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो इसे हम और छोटा करेंगे। एवरेज ट्रेड डेटर्स सिमिलर जैसे ऊपर लिखा है एवरेज ट्रेड डेटर्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्किंग डेज को हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। मीन्स जो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है उसे ही हमने जस्ट थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है। जो नीचे था उसे ऊपर कर दिया, जो ऊपर था उसे नीचे कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ वर्किंग डेज से। तो निकलता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। नेक्स्ट है इफ़ द पीरियड इज़ इन मंथ्स। अगर जो पीरियड है हमारा मंथ्स में है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू सेम फार्मूला हम वैसे ही लिखेंगे, एवरेज ट्रेड डेटर्स अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमारा जो पीरियड है वो मंथ्स में है मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स में। अगर डेज दे रखे हैं तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज लिखेंगे। अगर पीरियड हमारा मंथ्स में है तो नंबर ऑफ मंथ्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्किंग डेज अपॉन डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। आंसर आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ डेज में। तो ये काफ़ी सारे इसके मेथड्स हैं किस तरह से हम एवरेज कलेक्शन पीरियड अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। फार्मूलेस इसके काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, बस आपको थोड़ी सी इसको समझना है और 3-4 टाइम्स इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी फार्मूलास की। उसके बाद ही आपके जो फार्मूले हैं अच्छे से फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं। द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द रेशो आर डेटर्स एंड सेल्स पर डे। तो इस रेशो के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है डेटर्स एंड सेल्स पर डे। ट्रेड डेटर्स आर इंक्लूसिव ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड शुड बी एवरेज ट्रेड डेटर्स। तो हमारे जो ट्रेड डेटर्स हैं तो वो उसमें हमारे बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं। तो एवरेज ट्रेड डेटर्स हम किस तरह से निकालते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन बट इफ़ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर इज़ नॉट अवेलेबल देन बैलेंस ऑफ डेटर्स गिवन कैन बी टेकन। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर नहीं दिया गया हो तो उस केस में जो भी हमारे पास डेटर्स की फिगर दे रखी होगी उसे हम एज ए एवरेज डेटर समझकर यूज़ करेंगे। सेल्स शुड बी टेकन एज नेट क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स होगी हम उसे किस तरह से लेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग रिटर्न्स इनवर्ड्स इफ़ एनी। तो यहाँ पे जो भी हम सेल्स लेंगे नेट क्रेडिट सेल्स लेंगे जिसमें कि अगर कोई भी सामान हमने वापस कर दिया है रिटर्न इनवर्ड्स हैं तो उसे डिडक्ट करेंगे, माइनस कर देंगे। इफ़ क्रेडिट सेल्स इंफॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल देन टोटल सेल्स में बी टेकन टू कंप्यूट द रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें क्रेडिट सेल्स की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई तो जो भी टोटल सेल्स हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसे हम पूरी तरह से यूज़ कर लेंगे। Further, to find out sales per day, the sales figure should be divided by the number of working days given in a year. लेकिन अगर हमें सेल्स पर डे कैलकुलेट करनी है तो जो भी हमारे पास सेल्स फिगर है उसे हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो भी हमें साल की दे रखी हैं। देन द नंबर ऑफ वर्किंग डेज मे बी assumed to be 360 as it is customary to take 360 और 365 in a year। तो जो भी हम नंबर ऑफ वर्किंग डेज लेंगे नॉर्मली हम 360 लेते हैं और 365 डेज भी ले सकते हैं हम फॉर कैलकुलेटिंग दिस रेशो। ऑल्दो सम ऑथर्स टेक इवन 300 डेज इन अ ईयर। और कई जगह तो कुछ ऑथर्स जो हैं 360 या 365 की जगह ओनली 300 डेज यूज़ करते हैं सेल्स पर डे निकालने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसे आपने अपने माइंड में रखने हैं जब भी आपने डेटर्स टर्नओवर रेशियो या एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।